हेलो एवरीवन। आज हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर क्लास 11 का शुरू होने जा रहा है, जो कि है IUPAC नेमी। इसका आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। आज के पहले लेक्चर में IUPAC में हम लोग समझेंगे कार्बन के बारे में, सबसे पहले तो जानेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को मेजरली पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कार्बन के बारे में। तो आज हम लोग का सबसे पहला जो बात होगा वो कार्बन के ऊपर में होगा। तो जानते हैं कार्बन के बारे में। तो सबसे पहली बात, कार्बन क्या है? कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। और कार्बन जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, है ना। ये क्या हो गया? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अगर इसको फिर हम लोग अदरवाइज में देखना चाहेंगे कि अगर के एलिमेंट के मेथड से हम लोग इसको देखने के लिए सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना निकल करके आ गया? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकल करके आ गया। इसी वजह से कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। कार्बन के बारे में क्या आ गया? सबसे पहली बात, कार्बन हमारा क्या है? कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है? तो 1s2 2s2 2p6 होता है ना। या फिर अदरवाइज में इसको कैसे देख सकते हैं? के एलिमेंट से 2 और 4 होता है, जिससे हम लोग को क्या पता चल गया कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है तो वैलेंसी भी कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब कार्बन के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं, क्योंकि इसका जो वैलेंसी है वो कितना? 4 है, इसलिए कार्बन को हम लोग मेटालॉइड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। कार्बन किस में आ जाता है? मेटालॉइड की कैटेगरी में आ जाता है ना। कार्बन कहाँ आ गया? कार्बन मेटालॉइड की कैटेगरी में आ गया। कार्बन में क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इसीलिए हम लोग इसको एक अलग से नाम दे देते हैं, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। या फिर हम ऐसे भी बोल देते हैं कि कार्बन कैसा है? तो कार्बन टेट्रा वैलेंट नेचर का है। टेट्रा वैलेंट नेचर का कहने का मतलब हो गया 4 वैलेंसी वाले नेचर का एलिमेंट है कार्बन, है ना। टेट्रा वैलेंट है कार्बन। अब जब इसकी ये टेट्रा वैलेंट होता है तो अब जो कार्बन है, ये कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? अब कार्बन के पास क्या हो गया है? कार्बन के पास इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? ये 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं? 4 है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। कैसे? आइए समझते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या है, या फिर इसको इस तरीके से रखते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एंड गेन करके, ठीक है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और इलेक्ट्रॉन का गेन करके। या कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर के आयोनिक कंपाउंड्स तब बना पाते हैं जब उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे और कोई दूसरा उस इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। तो इस तरीके से जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ ये आयोनिक कंपाउंड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर NaCl के अंदर में क्या हो रहा है? जो हमारा सोडियम है इसके अंदर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? इसके अंदर में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमारा क्लोरीन है इसके अंदर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? इसके अंदर में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो सोडियम है ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा।
तो पहले अगर सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम का जो के एलिमेंट निकल के आता है वो 2 8 1 आता है, क्लोरीन का कितना आता है 2 8 और 7 आता है। तो अगर कोई भी जो एलिमेंट होता है वो नेचर में क्या चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में क्या चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या फिर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसी गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनता है। तो यहाँ पर Na जो है हमारा जो सोडियम है वो क्या चाहेगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से लूज कर दे। अब अगर सोडियम को क्या चाहिए, सोडियम अगर चाहता है स्टेबल होने के लिए तो इसको क्या पूरा करना होगा। अगर सोडियम चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए तो स्टेबल होने के लिए सोडियम क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा मतलब कि हो गया कि वैलेंस शेल के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब सोडियम का जो वैलेंस शेल है वो तो ये है, लेकिन अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो इस शेल के अंदर में इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। या तो ये कर सकता है कि कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन का गेन करना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके पास दूसरा रास्ता क्या बच गया, दूसरा रास्ता ये बच गया कि वो किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं लूज कर दे। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इससे क्या हो जाएगा, सोडियम जो है हमारा वो बैलेंस हो जाएगा, हमारा जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा क्लोरीन है। तो जब हम क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो क्लोरीन क्या चाहेगा, उसके वैलेंस शेल में, उसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या जो क्लोरीन सोचेगा कि हम कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 7 और 1 8 हो जाए, या तो सोचेगा हम अपना 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे जिससे क्या हो जाए, हमारा आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाए, आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाए और इसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद ही है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए भी लूज करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब Na सोडियम से मिला तो Na जब सोडियम से मिला तो Na के ऊपर में Na के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो दोनों में बातचीत होकर के क्या हुआ कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तुम्हारे सोडियम से क्लोरीन क्या किया, सोडियम से बोला कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो क्या हुआ, ये जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो बोला कि तुम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दोगे तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हम 7 और तुम्हारा 1 मिला करके 8 हो जाएगा, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। और जब फिर सोडियम क्या हुआ, सोडियम भी सोचता है, क्या सोचता है कि अगर हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाएगा। आउटर मोस्ट शेल कौन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। और मेरे आउटर मोस्ट शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसके बाद हम भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे, कोई 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, लूज कर दे, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। तो इस तरीके से जब कोई कंपाउंड बनता है तो वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर। अब लेकिन जब बात यहाँ पर हम लोग कार्बन का कर रहे हैं तो कार्बन जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, अगर कार्बन को आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, गेन करे। दूसरा रास्ता क्या है, या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका वैलेंस शेल जो हो जाएगा उसके अंदर में, वैलेंस शेल के अंदर में, वैलेंस शेल के अंदर में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इससे यहाँ इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो पाएगा बट डपलेट पूरा हो सकता है। ठीक है, डपलेट भी एक ऑप्शन होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन का पहले बात कर लेते हैं। तो कार्बन के पास इनिशियल स्टेज में, कार्बन के पास, आइए नेक्स्ट पेज में, कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन क्या कर रहा है, अगर कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन को, बाहर के 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये वाला रास्ता तो यहीं खत्म हो गया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है।
अगला बात क्या है कि कार्बन जो है वो अपना 6 प्रोटॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करे, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डबलेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। कार्बन का ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद ये अगला शेल है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या सोचेगा, कार्बन का पहला रास्ता तो खत्म हो गया, दूसरा रास्ता क्या है, कार्बन सोचेगा कि हम किसी तरीके से अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, है ना। तो पहली बात तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराना पॉसिबल नहीं होगा। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए कार्बन के पास ये दूसरा वाला रास्ता भी यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स तो, आयोनिक बॉन्ड्स तो नहीं बना सकेगा, कार्बन के पास आयोनिक बॉन्ड बनाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब कार्बन, अच्छा क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कराया जा सकता है ना, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, विच मीन्स यहाँ पे क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर में शेल भी कितने हैं, 2 ही शेल है। तो क्या हो गया, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर में क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे, वहां से इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर खींचना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो करा नहीं सकते कार्बन क्या, बल्कि कोई सा भी जो एलिमेंट्स होता है वो अपने शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं कर सकता है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन का लूज होता है वो 3 तक ही होता है ना। तो अब यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास तो अब आयोनिक बॉन्ड्स बनाने का रास्ता बचा नहीं, तो कार्बन यहाँ पे क्या करता है, कार्बन यहाँ पर, कार्बन के पास फिर एक ही रास्ता बचा कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। कार्बन क्या बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब कार्बन आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकता है, तो कार्बन क्या बना करके देगा, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना के देगा। अब कार्बन जो हो गया है ना, जैसे कि कार्बन के पहले क्या होना था, स्टेबल होना था। स्टेबल होने के लिए क्या रास्ता था, स्टेबल होने के लिए रास्ता था कि किसी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करे, बॉन्ड फॉर्मेशन करके हम अपना ऑक्टेट पूरा करें, ऑक्टेट जैसे ही पूरा हो जाएगा क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आयोनिक बॉन्ड्स में आयोनिक कार्बन क्या नहीं कर पा रहा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कार्बन के पास स्टेबल होने का वो वाला रास्ता तो खत्म हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि कार्बन थक हार के मर जाएगा, है ना, कि हम बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे। जैसे कि अब मान लो तुम ही लोग हो, आज तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, है ना, मान लो पढ़ाई लिखाई किए भी, बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम में जाके बैठे, ऐसे तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो गए, लेकिन अगर मान लो कि वो एग्जाम किसी वजह से, लक फैक्टर कैसे या किसी भी रीजन कैसे नहीं हो पाया, तो ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हमेशा के लिए घर में बैठ जाओगे, हिमालय में जाकर के संन्यास ले लोगे, कुछ और तो करोगे ना, जिंदगी है ना। अगर मान लो कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, मान लो तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, लेकिन किसी भी रीजन से बाय एनी हाउ क्या हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि क्या हो गया कि हिमाचल में जाकर के संन्यास ले लिए, है ना, गुफा में चले गए संन्यास लेने के लिए, बल्कि उसके जगह पे क्या किया, कुछ और अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा। तो बस वही चीज है, कार्बन क्या करेगा, कार्बन जब देखा कि हम आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकते हैं स्टेबल होने के लिए, तो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा, उसको क्या रास्ता मिला, कोवैलेंट बॉन्ड का रास्ता मिला, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस तो नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस तो नहीं होता है, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में क्या हो रहा है, गेन और लॉस तो नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो जा रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और समझते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, तो उसके लिए कहानी सुनना पड़ेगा, है ना। तो कहानी कुछ ऐसा है कि 2 दोस्त है, ये पहला है, ये कौन है, ये पहला इंसान है जिसका हम नाम मान लेते हैं, इसका नाम रामू है, ठीक है। अब ये एक दूसरा दोस्त है इसका, ठीक है, रामू का एक दूसरा दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम क्या है,
श्यामू है, ठीक है। दो दोस्त है, एक का नाम रामू हो गया, दूसरे का नाम श्यामू हो गया। दोनों दोस्त क्या किए, दोनों दोस्त जो थे वो सोचे कि आज हम लोग जाएंगे मेला, ठीक है। आज दोनों दोस्त ने क्या सोचा कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे, आज हम लोग जाएंगे मेला में। और मेला में पहुंचते ही दोनों दोस्त को कुछ खाने की चीजें मिल गई, ठीक है। मेला में पहुंचते ही दोनों दोस्त को कुछ खाने की चीजें मिल गई, जिसकी कीमत जो थी वो लगभग मान लेते हैं कि कुछ 10 रुपए की कीमत थी। अब रामू और श्यामू जो थे पढ़ने में थोड़े खराब थे, घर में बदमाशी भी बहुत ज्यादा करते थे, मम्मी पापा को बहुत परेशान करते थे। तो इनको क्या हुआ, अब जैसे इन लोगों ने घर में बताया कि मेला जा रहे हैं, तो पापा तो डांट दिए कि नहीं जाने देंगे, है ना। मम्मी से फिर भी थोड़ा पोट वोट करके क्या किए, थोड़ा मोड़ा पैसा इंतजाम किए। तो रामू को घर में पैसा मिला था 8 रुपए, श्यामू को घर में पैसा मिला था 7 रुपए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर है ना, कि 8 रुपए इसको तो मिला, 7 रुपए इसको मिला, लेकिन जो खाने का जो चीज है जो इनको पसंद आई है वो कितने रुपए की है, वो 10 रुपए की है। तो अब ना तो रामू अकेले उसको खरीद सकता है, ना तो श्यामू उसको अकेले खरीद सकता है। तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, है ना, शेयरिंग करेंगे। रामू बोलेगा कि देखो दोस्त, बात ऐसा है कि 5 रुपए हम लगाते हैं, 5 रुपए तुम लगाओ, ठीक है। 5 रुपए हम लगाते हैं, 5 रुपए तुम लगाओ, दोनों से मिला करके 10 रुपए जब हो जाएंगे तो उससे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, है ना, परचेस कर लेंगे। क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, परचेस कर लिया, खरीद लिया। अब खरीदने के बाद जो चीज मिला उसको आधा आधा बांट लिया, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से शेयरिंग करके क्या किया, शेयरिंग करके आपस में मिलजुल करके क्या किया, कुछ खरीदा, उस खाने की चीज को भी आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। तो बस यही चीज यहाँ पर भी होता है कोवैलेंट बॉन्ड के, कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। अब कहानी सुनाई है तो कहानी का कुछ मतलब होगा। कहानी का मतलब ये आया है, कहानी के अंदर में एक चीज जो आप लोग गौर से हमेशा याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कहानी में कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि रामू बोला कि हम 8 रुपए लगाते, तुम दोस्त 2 ही रुपए दो, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं होगा श्यामू बोलेगा कि दोस्त हम 7 रुपए लगाते हैं, तुम 3 ही रुपए दो, ठीक है, मेरे पास 7 रुपए है, 3 का कम ही हो रहा है, तुम 3 ही दे दो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी शेयरिंग होगा तो शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा। शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा। जितना शेयर एक तरफ से हुआ है उतना ही शेयरिंग दूसरे तरफ से होगा, जितना शेयर पहले वाला करेगा उतना ही शेयर दूसरे वाला करेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में भी होता है। जैसे कि कार्बन है, ठीक है, कौन है, कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो आओ देखते हैं जरा। कार्बन है ये, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत सही। अब हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 6, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है ना, और दूसरा ऑक्सीजन भी बनाते हैं, ठीक है। O2 कहाँ से लिखा गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे वही कर लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, कार्बन जो है, कार्बन को चाहिए कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। कार्बन क्या चाहता है कि हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ताकि हम स्टेबल हो जाए, झंझट खत्म हो उसकी जिंदगी का। ऑक्सीजन भी चाहता है कि कहीं से हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। कार्बन कितना चाह रहा है सर, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए कि झंझट खत्म हो जाए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, हम स्टेबल होकर के अपना शांति से रहे, है ना, जिंदगी का झंझट खत्म हो जाए। तो अब इसके लिए क्या हुआ, कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिला, तो कार्बन बोला कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन भैया हमको दे दो, मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन उस पर बोला, क्या बोला कि हम तो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा। तो ऑक्सीजन बोला तो चलो एक काम करते हैं कि हम भी देते हैं, तुम भी दे दो, ठीक है, तुम जितना हमको दोगे हम भी तुमको उतना देंगे। तो कार्बन तो फिर भी उस पे फिर कार्बन बोला कि अगर तो हम तो तुमको 2 शेयर कर देंगे तो तुम्हारा तो 8 हो जाएगा भैया, लेकिन मेरा खुद का कितना ही रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा। तो उसमें पॉसिबल है कार्बन का स्टेबल होना, नहीं है। तो कार्बन बोला कि अगर आप अपने जैसा वाला एक और ले आइएगा तो मेरा भी काम बन जाएगा, हम भी फिर खुशी खुशी रह लेंगे। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अपने जैसा एक और ऑक्सीजन लेके आ गया। अब कार्बन ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ पे शेयरिंग कराया, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ शेयरिंग किया,
ठीक है। और ये जो कार्बन है वो यहाँ से ये पूरा शेयर करवा लिया, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन का 6 यहाँ था, 2 यहाँ शेयर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो गया, 6 यहाँ था, 2 यहाँ शेयर हो क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का क्या हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना। 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। बस इसी तरीके से जो भी कंपाउंड्स बन करके आते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। एक बार देख लो। ठीक है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि CO2 हम लोग यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में एग्जांपल में तो पढ़ा है, लेकिन CO2 इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज नॉट CO2 इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर, और फिर, है ना, आगे बढ़ा जाए। कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया होगा अब तक, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कैटेनेशन। अगला जो कार्बन के जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कार्बन के बारे में इससे पहले भी क्लास 10th में बहुत कुछ पढ़े, है ना। कार्बन के बारे में इससे पहले भी क्लास 10th में बहुत कुछ पढ़े, जैसे कि एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़े होंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो उतना कार्बन का प्रॉपर्टी कार्बन को नहीं पढ़ना है, इसमें मेन नोमेनक्लेचर्स एंड क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़ना है, जो कि आगे इंक्लूड हो गए। तो बेसिक्स जो है वो जो कुछ बेसिक्स क्लियर कर दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब कैटेनेशन जो है वो, कैटेनेशन का मतलब क्या हो गया, कैटेनेशन जो होता है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कार्बन जब खुद के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। कार्बन क्या करता है, खुद के साथ एक बहुत ही लंबा खुद के साथ चेन बनाता है ना, इस तरीके से कार्बन अपने साथ बहुत बड़ा चेन फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी जहां पर एटम अपने जैसे एटम के साथ लिंक करके क्या बनाए, एक बहुत बड़ा चेन कंपाउंड बना करके दे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कैटेनेशन कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर कार्बन की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गया कार्बन का, कार्बन का सबसे पहला प्रॉपर्टी आ गया कि ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, 1s2 2s2 2p6 और के एलिमेंट में 2 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वैलेंसी भी कितना 4। उसके बाद फिर क्या है, कार्बन क्या है, मेटालॉइड है, 4 वैलेंसी होता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकता है ना। उसका रीजन क्या था कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, 4 इलेक्ट्रॉन ना कार्बन गेन करेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन कभी लॉस कर पाएगा, इसीलिए नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया था। फिर यहाँ पे कार्बन अगर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, जो भी अभी हम लोग देखा था, ठीक है। इसके ऊपर में और भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 कोवैलेंट बॉन्ड में NH3 बना करके देखो, है ना, NH3 बना सकते हो और CH4 बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें और भी एग्जांपल्स है कोवैलेंट बॉन्ड्स के, जो कि प्रैक्टिस करना है तो उसको करो, ठीक है। ये 2 ठो को कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैटेनेशन हमने देखा जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी था। फिर आगे आते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ से हम लोग का मेन चैप्टर शुरू होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं। तो वैसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स those compound which contain carbon, those compounds which contain carbon is called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है।
those compounds which contain carbon is known as organic compound. वैसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर CH4 है ना, C2H6 है ना. तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है तो जैसे कि यूरिया हो गया, ये सारे भी क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. और जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे कि क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड. ना ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है इनके अंदर में कार्बन तो मौजूद होता है, इनके अंदर में कार्बन दिख रहा है. यहाँ क्या है, एक हमारे पास कार्बन है और दूसरा जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है. एक हमारे पास क्या है, कार्बन, और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन. लेकिन कार्बन के होने के बावजूद ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि कौन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ठीक है, कार्बन तो है लेकिन कार्बन के होने के बावजूद भी ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला डेफिनेशन जो है ये उतना ज्यादा एप्रोप्रिएट तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें गलती है, थोड़ा थोड़ा ये वाले डेफिनेशन में क्या है, गलती है. तो कार्बन कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक नया डेफिनेशन भी निकल करके आता है जिसको क्या कहते हैं, दोज कंपाउंड्स. अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ अदर एटम्स भी आ जाते हैं ना. क्या हो गया, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड सम अदर एटम्स, कार्बन एंड some other atoms is called organic compounds. ठीक है, is called organic compound. is called organic compound. तो organic compound क्लियर है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. अच्छा, एक और बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि सबसे पहला है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट इतना लिखने से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लैब. सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया था वो कौन था, यूरिया था, है ना. सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था वो क्या था, वो यूरिया था. कैसे बना था, तो हमारे पास एक कंपाउंड था जिसका नाम क्या था, NH4CNO. जब इसको हीट किया गया, है ना, हालांकि क्या था कि यूरिया बनाने का, यूरिया को लेबोरेटरी में बनाने का कोई मकसद नहीं था, है ना, वो बस बन गया. तो रिएक्शन क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था NH4CNO का, इसको हीट किया जा रहा था. तो इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, एक कंपाउंड बन के आया. कंपाउंड क्या था, H2N सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 और डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये कुछ कंपाउंड बन करके आया. ठीक है, ये कंपाउंड बन के आया जिसका नाम क्या था, यूरिया था. ठीक है, इसको जानबूझ करके नहीं बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन करवा रहे थे कि यूरिया बन जाए, ये बस बन गया. ठीक है, रिएक्शन किसी और चीज के लिए हो रहा था जिसका रिएक्शन एंड प्रोडक्ट किसी वजह से क्या हुआ, यूरिया बन करके आ गया. ठीक है, तो ये है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी इज यूरिया. ठीक है, कैसे बना था, तो ये कंपाउंड है, इसको जब हीट किया गया था तो इसको हीट करने से हमारा क्या बन के आ गया, हमारा यूरिया बन के आ गया. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अगला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. हमारा जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है वो सॉरी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है,
हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, वैसे कंपाउंड जो उसके में जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन होता है, वैसे कोई कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम लोग शो करते हैं इस तरीके से, आर सिंगल बॉन्ड एच। यहाँ पे जो आर है ये शो करता है अल्काइल ग्रुप को। आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप, या फिर इसको अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं, अल्काइल रेडिकल भी कह सकते हैं। क्लियर। और ये जो H है तो जाहिर सी बात है H क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। ये सोचने वाली बात नहीं है कि H क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। कुछ एग्जांपल्स देख ले। तो जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं CH3, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये क्या है, हम CH इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इसमें ये वाला जो पार्ट है, कौन वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है ना। या फिर अगर और एग्जांपल लेना चाहो तो ये देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके अंदर में ये जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, CH3 CH2 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 और ये हो गया क्या, H, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें ये वाला जो पूरा हिस्सा हो गया, ये क्या आ जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का तरीका क्या हो गया, आर सिंगल बॉन्ड H, जहां पर आर जो है अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल रेडिकल को शो करेगा, H जो है वो हाइड्रोजन को शो करेगा। क्लियर। एग्जांपल्स ये सारे हो गए हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या हो गया, जिनके अंदर में दोज कंपाउंड्स which contain carbon, hydrogen and some other atoms are called hydrocarbon derivatives. आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल देख ले, ठीक है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या हो गया, वैसे कंपाउंड जहां पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कुछ अदर एटम्स भी होंगे, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, है ना। कौन कौन है देखो जरा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में कोई अदर है, हाँ है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो गए। और एग्जांपल देखो, जैसे कि CH3 CH2 OH, ठीक है ना, CH3 CH2 OH। तो ये भी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हो जाएगा। इसमें अदर एटम्स में कौन आ गया, इसमें अदर एटम्स में हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव समझ में आया। अब जरा सा यहाँ पे एक चीज के लिए ध्यान दो कि नॉर्मली जब हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन्स को लिखते हैं RH, है ना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को क्या लिखते हैं, RH लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग H को हटा देते हैं और इसमें हम लोग G को जब ऐड कर देते हैं तो ये बन करके आ जाता है RG, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड G, ठीक है। तो ये जो होता है यही हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाता है। जहां पे ये जो R है, ये जाहिर सी बात है ये किसको शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है ना, पहले भी देख चुके हैं। ये किसको शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, फिर अल्काइल रेडिकल कह लीजिए। ये G जो है वो किसको शो करता है, ये फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। ये किसको शो करता है, ये फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के अंदर में
ये जो हमारे पास RH में जब हम लोग H को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उसमें जब G ऐड करते हैं यानी कि फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, तो RG बन करके आता है, जिसमें R जो है वो अल्काइल ग्रुप को शो करता है और G जो है वो फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। और इसमें ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है ये कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसको शो करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। किसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जबकि ये जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। किसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हो गई। और वहीं पर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया वो हो गया रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन के टाइप्स कैसे होंगे, वो सारी चीजों को फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करेगा। क्लियर? समझ में आया है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है आज के लिए हमारा इतना सारा थ्योरी काफी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किस में आएगा? ये लेक्चर नंबर 2 में आएगा, है ना? ये किस में आ जाएगा? ये लेक्चर नंबर 2 में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग देख रहे होंगे। ये कंपाउंड हम लिखे, ये कंपाउंड हम लिखे, तो ये कंपाउंड कैसे लिखा है ना? तो कंपाउंड लिखने के लिए तो सीखना है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखते कैसे है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।